से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दर्शकों, जैसे कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी साइंटिस्ट डॉक्टर संजीव कुमारी जी, तो चलिए उनसे सवालों का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। संजीव जी, आपने जैसे ब्रेक से जाने से पहले आपने ये बताया कि आप पीएचडी आपने की है, तो जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका विषय क्या था पीएचडी में? मैंने पीएचडी में अपना विषय जैविक खेती लिया। जैविक खेती में मैंने अलग-अलग 4 ऑर्गेनिक इनपुट लिए, जिसमें मैंने केचुए का प्रयोग नहीं किया। मतलब गाय के गोबर और गौमूत्र से मैंने ऑर्गेनिक इनपुट बनाए हैं, क्योंकि केचुए की जो खाद होती है, धीरे धीरे रिसर्च हुआ। पहले केचुए की खाद को बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि जो चीज मिट्टी को चाहिए उसको केचुआ खा जाता है, और फिर उसके वेस्ट को हम खेत में डालते हैं, तो फिर प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, पैदावार कम होने लगती है। इसलिए लोग जैविक खेती को घाटे का सौदा भी कहते हैं। जैविक खेती को अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, जैविक खेती में वो प्रैक्टिस करते हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, समय समय पे इनपुट देते हैं, वो सब करते हैं, तो प्रोडक्शन डाउन नहीं होती है। मेरे अपने रिसर्च में मेरी प्रोडक्शन डाउन नहीं हुई। उसके बाद जो लोगों ने जैविक खेती की है वो भी बराबर लेवल पे पहुंच गए हैं। तो उसमें जो इसमें एक सबसे अलग तरह का जो मैंने रिसर्च किया है, वो बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को जैविक खाद की तरह मैंने प्रयोग किया है, जिस पे कि पहले कोई ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे बरगद का पेड़ है, वो बहुत बड़ा होता है और उस पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स बैठते हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटा है, जो मल है, वो भी अलग अलग तरह का होता है। उसमें भी प्लांट्स के लिए बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के पक्षियों का मल वहां गिरता है, बर्ड के जो पेड़ के पत्ते हैं वो वहां गिरते हैं, और वो इतना बड़ा होता है, उसके नीचे छाया रहती है, मिट्टी में नमी होती है, और उस नमी में सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वो मल और वो पत्ते जो गिरते हैं, और उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बहुत ज्यादा तरह की होती है। बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज, बहुत सारी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो उसको अगर हम लेके खेत में डालेंगे तो वो बहुत अच्छा एक जैविक खाद का काम करता है। जी, तो आपकी इस बात से हमारे किसानों को बहुत फायदा हुआ होगा, और मैं ये चाहती हूँ कि किसान भी जो है ऐसी खेती करें, जैविक खेती का प्रयोग करें, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जी जी, मतलब
से फॉर्मूला बताना चाहूंगी कि गाय का गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़, इन सबको हम मिला के रखेंगे, 1 हफ्ते तक रखेंगे, और उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे और उसको फिर हम सिंचाई के साथ दे देंगे, तो जो कि सॉइल की हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। और जो बड़ के पेड़ की मिट्टी है वो भी सॉइल में सूक्ष्म जीवों को बढ़ा देती है, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छी होने लगती है, पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा पर्यावरण अच्छा होता है। जी। तो संजीव कुमारी जी, आपके हमने जो रिसर्च में पढ़ा है कि आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा की ओर से सम्मानित किया गया है जी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। महिला और बाल विकास विभाग हरियाणा ने मुझे पर्यावरण संरक्षण के लिए और जो जैविक खेती है इसी के लिए मुझे प्रशंसा पत्र दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है इसी साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और वो पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि पहले मैं अपने लेवल पे काम करती थी, अब गवर्नमेंट के लेवल पे मैं रिकॉग्नाइज हो गई हूँ। उन्होंने एक तरह से मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि अब तुम पूरे हरियाणा लेवल की जो पर्यावरण संरक्षण की है वो जिम्मेदारी हमने आपको दे दी है और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। जी, तो जी ये जिम्मेदारी को निभाते आपने फिर भी इतना समय निकाला कि आपने एक किताब भी लिखी है। जी, गीतों पे, हरियाणा के गीतों पे संजीव कुमारी जी ने एक किताब लिखी है। जी, तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये जैसे किताब है मेरी हरियाणा के लोकगीत, इसमें मैंने लोकगीतों का संकलन किया है, क्योंकि हमारी आज जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है, हमारे साजो सामान जो थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। कृषि भी एक तरह से पुरानी कृषि जैविक कृषि होती थी वो भी खत्म हो गई, आज जैविक कृषि की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो साथ साथ मैं गांव में रही हूँ, ग्रामीण परिवेश से होने के नाते, ब्याह शादियों में जाने के नाते वहाँ मैंने देखा और मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि हरियाणा वासी होने के नाते मुझे अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, इसलिए मैंने ये लोकगीतों का संकलन किया। मुझे लोगों ने कहा भी कि तुम एक पर्यावरण की विद्यार्थी होने के नाते तुम इस चीज में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, लेकिन ये मेरा पैशन था। इसको मैं ग्रामीण महिलाओं से मैं मिली, उनसे मैंने कलेक्शन किया, फिर इसको पब्लिश कराया और इसके लिए 2014 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से अनुदान भी मिला है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने मुझे 10,000 रुपीज का अनुदान दिया है इसको छपवाने के लिए। तो मतलब एक
समझती हूँ। और अभी मैं एक और मैं बुक लिख रही हूँ जो प्रेस में है, वो भी मैंने हरियाणवी भाषा में ही लिखी है। सतसई लिखी है। सतसई में 700 दोहे होते हैं, 700 से ज्यादा दोहे होते हैं। और वो पर्यावरण संरक्षण पे ही लिखी है, क्योंकि किताबें हिंदी में आती हैं या मैक्सिमम इंग्लिश में आती है, और हरियाणा के लोगों को हरियाणवी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हरियाणवी ज्यादा समझ पाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि हर इंसान तक, हरियाणा के हर आदमी तक पहुंचने के लिए मुझे हरियाणवी में लिखना चाहिए। और वो बहुत जल्दी वो सतसई आ रही है जो कि पर्यावरण संरक्षण पे है। उसका एक एक दोहा है जिसको पढ़ के पता चलेगा कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जी, तो संजीव जी, आप इतना समय कैसे निकाल पाती हैं? क्योंकि साइंटिस्ट होना, ऊपर से आप एनजीओ भी चलाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, फिर भी आप इन सब चीजों के लिए समय निकालते हैं कैसे? आप एक पर्टिकुलर टाइम में एक काम पे फोकस कीजिए, और जब आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरे टाइम पे फोकस कीजिए। और एक शब्द होता है कि भागम भाग, मतलब रिलैक्स, अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। क्योंकि मैं मानती हूँ हम युवा हैं और अभी हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम कर सकते हैं। बुजुर्ग होने के बाद एनर्जी कम होने लगती है, काम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना ज्यादा काम हम इस उम्र में कर सकते हैं, वो टाइम के साथ हमारा काम करना कम हो जाएगा। इसलिए मैं लगी रहती हूँ काम करने के लिए। जी, तो आपने जो भी पुस्तक लिखी है, या जो आपकी जो पुस्तक अभी आने वाली है, जी जी, तो उसके लिए आपको लोगों से क्या कमेंट्स मिले हैं? कुछ बताएं आप। उसके लिए लोगों ने कहा है कि हम इंतजार में हैं और हम पढ़ना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात लिखी है और ऐसे कौन से तुमने दोहे लिखे हैं कि 700 दोहे तुमने लिख दिए हैं। मतलब सिर्फ एक पर्यावरण संरक्षण के लिए 700 दोहे कैसे लिख पाए आप? तो 700 दोहे खुद से बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा संजीव कुमार जी, मैं देख रही हूँ कि आपने एक टैग लगाया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जी, तो आप इसे भी सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरे को हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे टैग मिला है, इंटरनेशनल वीमेन डे पे मिला था। मेरी अपनी एक बेटी है और इसलिए मैं लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि आप बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। क्योंकि मेरे फादर ने 80 के दशक में अपनी बेटियों को बचाया और पढ़ाया, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी लोगों को इस तरह से मैसेज दूं। जी, तो आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? हाँ, इसका प्रभाव पड़ रहा है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं स्पेशली इसको लगा के जाती हूँ, लोगों
का ध्यान जाता है तो फिर मुझसे लोग पूछते भी हैं, बातचीत भी होती है इस बारे में। जी संजीव कुमारी जी, इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को या खासकर हमारे किसान दर्शकों को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू? हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि आज खेती में और किसान पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहा है और जो स्ट्रेटजी वो अपना रहा है, जिससे फाने जला दिए, जो वेस्ट बचता है उसको जला दिया जाता है, तो उसको नहीं जलाएं, फानों को नहीं जलाएं, उसको मिक्स कर दें। उसमें जो चीज होती है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, उसको हम जला देते हैं। ये तो एक इस तरह की बात हो गई कि मान लो सिर में कोई प्रॉब्लम है, सिर में सिकरी हो गई है, जूं हो गई है, तो बालों को उनको निकालने के बजाय बालों को जला दिया जाए। अब बालों को अगर जला देंगे तो सिर, हमारा सारा सिस्टम सिर में है और सिर जल जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह से वो जो फाने जला के सॉइल की जो सबसे ऊपर की परत है वो उसको जला रहे हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और फर्टिलिटी ऊपर की 6 इंच में ही होती है, तो वो मतलब सॉइल को खत्म कर रहे हैं। तो सबसे मेन तो यही है कि फाने नहीं जलाएं और जो खाद डाल रहे हैं उसको कम करके जैविक खाद, गोबर और गौमूत्र से बनी हुई खाद उसमें डालें, हमारी सॉइल को अच्छा करें ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो। जी बिल्कुल संजीव कुमारी जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं हमारे किसानों को और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसे अपनाएंगे भी और अपनी खेती को और बढ़ाएंगे। जी तो संजीव कुमारी जी, ये तो हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया है कि आप कैसे काम करती हैं, आपका रिसर्च वर्क क्या था और किसानों के लिए आप कैसे महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो अब थोड़ा हमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं, आप खाली समय कैसे बिताना पसंद करती हैं? जिससे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं बचपन से ही जैसे ही सूरज निकलने के लिए थोड़ा सा उजाला होता है मेरी अपने आप से आंख खुल जाती है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, थोड़ा सा योगा करती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। और उसके बाद जब कभी खाली समय होता है तो मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक है और वेस्ट मटेरियल से सीनरीज या कोई भी डेकोरेटिव सामान बनाने का मुझे शौक है। मेरे अपने घर में कोई भी बाजार से लाया हुआ कोई सीनरी, कोई कुछ नहीं लगा है, सब मैंने अपने हाथ से बनाया है कि किस तरह से हम वेस्ट कार्ड जो होते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, वो बहुत कलरफुल होते हैं, उससे हम पूरा सीनरी बना सकते हैं, पेड़
पौधे बना सकते हैं। मेरे अपने घर में सब वही चीजें लगी हैं। तो जिस तरह से कई और भी बहुत सारे 3D आइटम्स भी ऐसी लगी हैं, और जो तिल्लियां होती हैं, मतलब जो आइसक्रीम की जो तिल्ली बची हुई होती है, उससे मैंने माचिस की तिल्लियां हैं, उन सबसे या पेंसिल के छिलके होते हैं, उनसे मैंने बहुत सारे अपनी सीनरी बनाई हुई है अपने घर में। और मुझे गणेश जो होते हैं, जो कि सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं, वो भी मुझे बनाने का शौक है। वो मैंने 200 के आसपास लगभग मैंने A4 साइज पे स्केचिंग बनाई हुई है, अलग अलग तरह की, अलग अलग उनकी मुद्राएं आप। हाँ, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग शेप एंड साइज में मैंने 200 के आसपास बनाए हैं, लगभग 100 और मेरी लिस्ट में है, जो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ जब भी कहीं देखती हूँ। अलग सा मुझे कोई भी गणेश की मूर्ति या वो दिखती है, स्केचिंग दिखती है, वो मैंने बनाए हैं। और मुझे कॉइन कलेक्शन का भी शौक है। जो हमारे इंडियन करेंसी है, वो मैंने बहुत सारी कलेक्ट की हुई है। आप मानेंगे कि 5 का जो सिक्का है, लगभग 25 से 30 तरह के, अलग अलग तरह के, जिनके पीछे अलग अलग जैसे कोई सिंबल्स होते हैं, जैसे अलग अलग, वो मैंने 5 के, 2 के, मतलब 1 पैसा, 2 पैसे, वो सब मैंने कलेक्ट किए हैं। ये मेरा शौक रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं है कि स्किप हो जाता है। मतलब जब भी कभी मुझे कहीं खुले पैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान यही जाता है कि इसमें कौन सा डिफरेंट टाइप का है, यूनिक कौन सा है। हाँ, यूनिक कौन सा, और मैं उसको रख लेती हूँ। तो ये मेरे शौक है कि आज नहीं है, मतलब अब हम देखते हैं कि पुराने सिक्के आज हमें बड़े अलग लगते हैं। तो ये कलेक्शन बहुत अलग तरह का है, और कई बार शहर से लोग मेरे पास देखने भी आते हैं कॉइन्स को, या मेरे कलेक्शन को देखने आते हैं। जी, संजीव जी, जैसे आपने बताया कि आप वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना पसंद करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप सफाई अभियान को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। जैसे मोदी जी ने पूरे भारत में सफाई अभियान चला रखा है, अपना देश को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें। जी, तो आप कैसे इससे सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह से? हाँ, ये तो है ही। बाकी मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहता, मतलब मुझे ये आदत है, और अभी मेरी बेटी 3.5 साल की है, उसको भी मैंने ये आदत डाली है कि जब भी कोई भी सामान कहीं से भी आप उठा रहे हो, उसको वापस वहीं रखिए। जब आपने कोई भी सामान यूज किया है, जहां से उठाया वहीं वापस रख दिया, तो गंदगी फैलने का मतलब ही नहीं बनता। जी, तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना तो जाहिर सी बात है कि वेस्टेज होगी ही नहीं। हाँ, और इस
वेस्ट मटेरियल से जो सामान बन रहा है, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का एक स्टेप है, जिसको कि 3 आवर्स में एक आर है रिसाइकलिंग, तो उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत एक बड़ी अच्छी चीज है ये रिसाइकलिंग। तो सिर्फ जो हमारा मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई अभियान चलाया, आप उससे कैसे सपोर्ट करते हैं? उससे जैसे मैं जगह जगह किसानों को मैं लेक्चर देती हूँ, मैं स्कूल कॉलेजों में भी जाती हूँ, मैं गांव की महिलाओं से भी मिलती हूँ, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप मतलब सफाई के बारे में उनको बताना है, किसानों को ये बताना है कि आप खेत में किस तरह से सफाई रखेंगे, क्योंकि खेत में भी बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, उसको किसान या तो जला देते हैं या आसपास कोई नदी नाला है उसमें डाल देते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको वापस मिला देना चाहिए। महिलाओं को भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से वो, क्योंकि महिला गृहिणी है, वो घर में रहती है और दिन भर घर का मैनेजमेंट वही करती है, तो किस तरह से घर में रहते हुए एक महिला नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकती है, पानी को बचा सकती है, बिजली को बचा सकती है, या बच्चों को किस तरह से आदत डाले कि वो भी इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि बाहर कमरे से बाहर आ रहे हैं तो लाइट पंखा बंद कर दें, टीवी नहीं देख रहे हैं तो पीछे से बटन बंद कर दें, या पानी जितना चाहिए उतना ही ले लें, या खाना जितना चाहिए उतना ही ले लें, तो कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट आता है। महिलाएं मतलब ये एक बहुत अच्छी आदतों में भी कंसिडर होती हैं और इससे हमारी जो वेस्टेज हो रही है वो भी बचती है। जी अच्छा, संजीव कुमार जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि महिलाएं घर पे बहुत सारे जो है बचत कर सकती हैं या जैविक खाद भी बना सकती हैं, जी तो जैसे घर पे छोटे छोटे बाग बगीचे होते हैं, तो लोग उनमें खाद कैसे अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, उनमें खाद डालने के लिए? जैसे उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है या गार्डनर की जरूरत पड़ती है, तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि घर पे ही हम ऐसी खाद बनाएं वेस्टेज से। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, या तो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आइए, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बरगद के पेड़ अभी कम है, उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें बरगद के पेड़ लगाने होंगे, लेकिन जो लगे हैं उसमें से जैसे ऊपर की 6 इंच की मिट्टी हम ले लेते हैं और वो खाद के रूप में हम डाल देंगे गमलों में, बदले में दूसरी साफ मिट्टी वहां डालेंगे ताकि आने वाले अगले 6 महीने में वो फिर से खाद में तब्दील हो जाए। और गाय के गोबर और गोमूत्र से जो जीवामृत बनता है वो डाल सकते हैं।
जैविक खाद है। आपने कहा कि बरगद के पेड़ से जो हम मिट्टी लेकर आए उसकी जगह हमें दूसरी मिट्टी भी वहाँ पे डालनी। हाँ, क्योंकि नहीं तो हम निकालते रहेंगे तो वो मिट्टी खत्म हो जाएगी, तो किस तरह से मैनेज होगा जी। इसके लिए? तो अभी हमें काम करना है, ये मेरी लिस्ट में है कि मैं मैक्सिमम बरगद के पेड़ पे काम करूं और जितना हो पाए लोगों को समझाऊं, वो भी बरगद के पेड़ को तवज्जो दें और लगाएं, और मैं खुद भी लगवा पाऊं ताकि किसान उसका या दूसरे जो भी लोग हैं जो खेती में उसका फायदा उठा सके। जी, बहुत खूब संजीव कुमारी जी, आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है अपनी जिंदगी में। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है कि मैं लोगों से ज्यादा लोगों से मिलूं, और जो लोग दिखावे में आके हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ये रहती है कि दूसरे देशों को देख देख के हम उनकी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसको भी हम यूज कर रहे हैं, दिखावे में आ गए हैं, और एक स्टेटस सिंबल बन गया आज के टाइम में दिखावा। तो दिखावे से दूर रहें और प्रकृति के नजदीक रहें, क्योंकि दिखावे से जितना दूर होंगे, प्रकृति के जितना नजदीक होंगे, उतना ही हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, धरती को बचा पाएंगे। क्योंकि आज हमारी जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको अगर पर्यावरण के नजदीक, प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने संजीव कुमारी जी। तो अब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुनाकर सुनाइए जो आपने खुद लिखा है अपनी किताब से। जी, मैं हरियाणा के लोकगीत, जैसे मेरी किताब है, उसमें शिक्षा की जहाँ तक बात आ रही है, जहाँ की पूरे देश में प्रधानमंत्री ने शुरू किया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो शिक्षा की बात आ रही है, तो मैं शिक्षा से संबंधित ये गाना सुनाना चाहूंगी, गुनगुनाना चाहूंगी कि एक लड़की है, वो अनपढ़ है और उसका हस्बैंड पढ़ा हुआ है, वो कुछ मांगता है, वो कुछ देती है, तो बड़ा मिसमैनेज हो जाता है। तो आर्या का छोरा बेदस पढ़ रहा से, मैं तो अनपढ़ रहेगी मेरी बेबे, फिर भी कवे गोरी वाटर लाइए, मैं जानी वो मांग से टमाटर, ठाके टमाटर पकड़ाया
बाजी समझी कोनी, पानी मांगू थाए मेरी बुआ, छाती के मैं मेरे खोद दिया कुआ, हिंदी क्यों न पढ़ रे भतीजा, अंग्रेजी का ले रे नतीजा। जी बहुत खूब संजीव कुमार जी, आपने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा आपने शिक्षा के माध्यम से आपने बहुत अच्छा गाया कि लड़कियों को शिक्षित जरूर करना चाहिए जी। लेकिन आज के टाइम में जो है मुझे लगता है कि लड़कियां जो है लड़कों से आगे निकल रही हैं जी, क्योंकि हमारे समाज की सोच बदल रही है। समाज के जो अशिक्षित वर्ग है उनको भी शिक्षा के महत्व का पता चल रहा है और बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं पढ़ पाए तो वो अपने बच्चों पे फोकस करते हैं, पढ़ाने के लिए फोकस करते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई भी मतलब बेवकूफ बना सकता है, पैसे का लेन देन में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे कि महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो घर संभालती हैं, दिन भर घर में रहती हैं और दिन भर में अगर कोई भी हिसाब किताब की बात आती है, कोई मार्केट से सामान लेने की बात आती है, अगर उनको नहीं पता होगा, वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो काफी नुकसान हो सकता है। जी, और आपकी कविता के माध्यम से ये पता चला कि इंसल्ट भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। जी तो संजीव कुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए और किसानों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, जैविक खेती के बारे में बताने के लिए। और आप जाते जाते अगर हमारे दर्शकों से आपको संदेश देना चाहती हैं तो जरूर। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाइए, उसमें चाहे शहरी लोग आते हैं या ग्रामीण लोग आते हैं या किसान आते हैं, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको हमें कम से कम प्रदूषण करना है और बेटी बचानी है, पढ़ानी है, शिक्षा पे हमें ध्यान देना है और सबसे मेन जो है पर्यावरण संरक्षण हमें करना है, जल संरक्षण हमें करना है और दिखावे से दूर हमें रहना है। हम अपने बारे में जितना सोच रहे हैं उतना ही हमें पशु पक्षियों के बारे में सोचना है, हमारे पर्यावरण के बारे में सोचना है। जब हम अपने पर्यावरण के बारे में और सभी लोगों के बारे
बारे में सोचेंगे तो हमारी धरती स्वस्थ रह पाएगी, स्वच्छ रह पाएगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत का, वो भी पूरा हो पाएगा। जी, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे दर्शकों को। संजीव कुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह डॉक्टर संजीव कुमारी जी ने अपने अनुभव हमसे साझा किए, हमें ऐसी बातें बताई जिसके द्वारा हम जैविक खेती अपनाकर हमारे जो किसान भाई हैं वो जैविक खेती अपनाकर अच्छे से अच्छा फायदा उठा सकते हैं, फसल अच्छी बना सकते हैं अपनी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना कुछ हमने सीखा है उतना कुछ हमारे दर्शकों ने भी सीखा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए इजाजत।